हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज दिवाली है, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और ज़्यादा पटाखा ना जलाएं। सिर्फ आप दीप की दिए जलाएं, जो कि आपने जो ख़रीदा है उस दिए को आप जलाएं। कैंडल वगैरह और जो चाइनीज़ बल्ब है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। चाइना को अब बाइकआउट करने का टाइम आ चुका है, तो हम लोग को इसी ये छोटे छोटे मुहिम से ही हम लोग जो है ना, मूव से ही हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं। तो चाइना की जितनी भी सामान है, पता नहीं आपने परचेज़ करी है कि नहीं करी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उसको परचेज़ मत कीजिएगा। और जब तक मेरी लेसन आएगी तब तक तो आप लोग घरों को सजा भी चुके होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि दिए से घर सजाइए। ये हमारे इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, जो कि बहुत पुराने सालों से चलते आ रहा है। तो इसी चीज़ों को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। चाइनीज़ माल को ख़रीद के हम लोग को चाइना को पैसे मत उनको दीजिए। उसी पैसे से वो लोग बम बारूद बनाते हैं, और हमारे ही जो गलवान वैली में जितने सैनिक हैं उनको वो जो भी कष्ट पहुंचाते हैं, वो हमारे ही पैसे से दिए हुए करते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस तरीके का जो है ना, उनको प्रॉफिट मत होने दीजिए। प्रॉफिट अगर आप लोग को कराना है तो हमारे इंडिया के जो गरीब लोग हैं, जो इतना मेहनत करके इस तरीके के दिए बनाए हैं, जो कुलिया बनाते हैं, घरकुंडा बनाते हैं, तो उन सारे लोगों से वो खरीदिए। तो हमारे इंडिया को पैसा दीजिए और हमारे इंडिया के लोगों को इस तरीके का मदद कीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की यहाँ पे हमारी चल रही लेसन। आज लास्ट लेसन हमें देखना है, तो देखती हूँ कि इसे कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहती आपका, थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। खुल के एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अकेले हो, कहीं रूम लेकर पढ़ रहे हो, घर पे नहीं हो, परिवार वालों के साथ नहीं हो, तो कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ाई करके अपनी फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कीजिए, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है बाहर निकलिए, देखिए कितना अच्छा समय होता है शाम का। पूजा वूजा ज़रूर कर लीजिए, थोड़े दीप ज़रूर जला लीजिए और बेटर फील कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। आज अकेले आप एंजॉय कर लीजिए, कल को जब आप सर्विस में जाओगे तो फिर तो आप पूरे देश के साथ ही एंजॉय करोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। अब तक की जितनी लेसन है सब कंप्लीट हो गई है। आप लोग जो है आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूरोपियंस आए थे, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, तो कब आए, कैसे आए, क्योंकि ये भी मैटर करता है उनके रूट्स। और साथ ही हमारे यहाँ जो है वो क्या करने आए थे, कब आके रह गए, बस गए, क्या उनको अच्छा लगा, या फिर वापस कब गए। तो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि एक एक लाइन से आपकी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान देकर इसे पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया में पोर्तुगीज़ आए थे, उसके बाद डच, फ्रेंच, इंग्लिश और डैनिश ट्रेडिंग सेंटर का हमारे यहाँ किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बारे में देखेंगे। फिर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुआ, यानी कि थ्री कार्नेटिक रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्री कार्नेटिक वॉर हुई थी और किस तरीके से ब्रिटिश पावर बंगाल में राइज होना स्टार्ट हुआ था, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट था हमारा इंडिया और यूरोप का, वो बहुत पुराना था। क्योंकि आप लोग देखोगे कि गुप्ता पीरियड के टाइम में भी, और गुप्ता पीरियड के टाइम में मेजोरिटी आप देखोगे कि हम लोग जो ट्रेड करना स्टार्ट किए थे गुप्ता शासकों के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जब स्टार्ट किए थे तो यूरोपियन कंट्री के साथ ही स्टार्ट किए थे। तो इसलिए हमारा और यूरोप के साथ जो ये ट्रेड का रिश्ता है ना, ये बहुत पुराना है। लेकिन हम लोग लैंड रूट से करते थे, यानी कि जितनी भी हम लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, एक बार मैप देखिए, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो इस मैप को देखिए, इस मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो पहले क्या था कि जब हम लोग व्यापार करना स्टार्ट किए थे, तो उस समय लैंड रूट से था। यानी कि इंडिया से जो यूरोप में यहाँ पे आपका ट्रेड होता था, ये इस तरीके से रूट्स में जाता था, या किसी तरीके से यहाँ से इस तरीके का रूट में जाता था। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा जब पोर्तुगीज़ हमारे यहाँ आए थे, वास्को डी गामा आए थे, तो उन्होंने पहली बार खोज की समुद्री रास्ता, कि कैसे इंडिया में जो है ना समुद्र के तरफ से भी जो है पहुंचा जा सकता है। तो इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझिए कि पहले हम लोग जो है ऐसे ट्रेड करते थे। या तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सस वैली था उससे करते थे, या सीरिया या इजिप्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ थी। ये सीरिया आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, इजिप्ट जो है वो आपका अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सीरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस रूट से करते थे। या फिर यहाँ पे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से ऐसे करके हम लोग जाते थे, ठीक है, या फिर ऐसे करके हम लोग यहाँ से जाते थे। तो ये एक तरीका था। बट नया सी रूट जो है ना, वो केप ऑफ गुड होप से ये डिस्कवर किया गया, वो भी वास्को डिगामा के द्वारा। और कब किया गया, तो 1948 में।
सॉरी 1498 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक वर्ड अब यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, लेकिन अपनी सेंटर को इंडिया में ही इस्टेब्लिश कर लिए थे। बहुत सारे इंडिया में एज ए ट्रेडर आए थे, यानी कि बस वो व्यापार करने के लिए एक रिश्ता जो है ना साझेदारी करने के लिए आए थे। लेकिन जब देखे कि इंडिया में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वो अपनी कंपनी को ही यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए। कमर्शियल राइवलरी आप देखोगे तो यूरोपियन पावर्स में बहुत ज़्यादा था, यानी कि इससे जो है पॉलिटिकल राइवलरी भी निकल कर आ रहा था। और अल्टीमेटली जो है ना हमारे इंडिया में ब्रिटिश शासक जो है वो अपना कब्जा इस्टेब्लिश करने में वो माहिर हो गए, और वो जीत भी गए इस चीज़ को लेकर। तो अल्टीमेटली वो हमारे यहाँ और हमारे ऊपर शासन करने लगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आए। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वास्को डी गामा का चित्र दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। गजब दिख रहे है कि नहीं? ऐसे आज के डेट में अगर कोई भी इंसान दिख जाए तो उनको तो कार्टून नेटवर्क से ज़्यादा बोला ही नहीं जाएगा, बट कोई नहीं, चलिए ठीक है। वास्को डी गामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इनका नाम आपको एग्जाम में याद आ गया तो भला हो जाएगा। तो पोर्तुगीज़ ट्रैवल थे वास्को डी गामा, जो कि कैलिकट पोर्ट में आए थे, वो भी 17 मई 1498 में। तो एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब आए थे, कहाँ आए थे, कैसे आए थे, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनको रिसीव किसके द्वारा किया गया था? ये जैमोरिन है, जो कि उस समय कैलिकट के रूलर थे। उसके बाद ये पोर्तुगल में फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो रिटर्न हो गए थे। फिर पेड्रो एल्वरेज कैब्रल जो थे वो 1500 में आए थे। वास्को डी गामा एक बार फिर आए थे, एक बार आए उसको मन नहीं भरा, फिर वो फिर वापस आए, ठीक है। तो एक बार आके गए तो वो जो है चकाचौंध हो गए कि इंडिया में जो है, एक तो वो आए थे कैलिकट में, तो उस समय आपको केरल वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आए थे, तो वो मसालों के भंडार और किस तरीके से जो है इंडियन खेती करते थे और किस तरीके से वो क्रॉप को उगाते थे। तो पहला कब आए थे? 1498 में। सेकंड कब आए थे? 1500 सेकंड में। उनके द्वारा ट्रेडिंग स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ कहाँ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। कैलिकट में, कन्नौर में एंड कोचीन में, ठीक है। तो ये पहली बार देख कर गए थे तो बहुत चकाचौंध हो गए थे, देख कर गए थे कि बाप रे, इंडिया में इतने सारे जो है मसालों के भंडार है, और इतना वाइड रेंज में खेती होती है, इतना ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, और लोग इतने अच्छे थे, क्योंकि एकदम इतना जो इनका जो स्वागत हुआ था वो भव्य स्वागत हुआ था, ठीक है। तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो गए थे। तब ये सेकंड ट्रिप करने आए और पूरे प्लान के साथ आए। तो प्लान के साथ आए, क्या प्लान लेकर आए थे कि चलो एक ट्रेडिंग स्टेशन ही यहाँ पे ओपन कर दिया जाए। कैलिकट, कन्नौर और कोचीन, जो कि उस समय का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया था, उस समय का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था। चलिए एक बार मैप में भी देखते चलिए। ये देखिए, सबसे पहले केरल में ही आए थे, तो उस समय सबसे पहले कोचीन में आए थे, ठीक है। उसके बाद आप देखो कैलिकट यहीं पे है, यहीं पे कन्नौर है। तो ये तीनों प्लेस आप लोग को ध्यान रखना है। एक एक प्लेस मैं यहाँ पे मैप में दिखाते जाऊँगी, सारे प्लेस का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। तो ये तीनों किसके नाम पे है? यहाँ पे पोर्तुगीज़ आए थे, वास्को डी गामा। इतना तक आपको समझ में आ गया? हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आए थे सी रूट के थ्रू? तो वास्को डी गामा आए थे, कैलिकट में आए थे, 17 मई 1498 में आए थे। और इनको रिसीव कौन किया था? तो जैमोरिन के द्वारा इनको रिसीव किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये फिर आए 1500 सेकंड में। उस समय जो है कैलिकट, कन्नौर और कोचीन में इनके द्वारा जो है ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया। इनके बाद कौन आया था फर्स्ट विजिट के बाद? तो पेड्रो एल्वरेज कैब्रिन आए थे, जो कि यहाँ पे कैब्रल आए थे, जो कि 1500 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि पोर्तुगीज़ का फर्स्ट गवर्नर इंडिया में कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में 1509 में आप देखोगे कि अल्बुक्यर्की जो थे वो यहाँ पे पोर्तुगीज़ टेरिटरीज़ के गवर्नर बनाए गए, सॉरी, ठीक है, राज्यपाल बनाए गए। 1510 में क्या हुआ कि उनके द्वारा गोवा कैप्चर कर लिया गया। उस समय बीजापुर के जो शासक थे उनसे ये पोर्तुगीज़ वाले जो है गोवा कैप्चर कर लिए। अब देखिए गोवा कब कैप्चर किया गया है? तो 1510 में किया गया है। और आपको पता है कि कितने साल के बाद जो है इनके द्वारा गोवा से हम लोग जो है पोर्तुगीज़ से छुटकारा कराए थे। उसके बाद गोवा जो है यहाँ पे पोर्तुगीज़ सेटलमेंट का कैपिटल बन गया, यानी कि यहाँ पे आए और धीरे धीरे जो है गोवा को अपने अधीन ले लिए। अल्बुक्यर्की जो है उनके द्वारा मलक्का और सेलोन को भी कैप्चर कर लिया गया। गोवा से इनका पेट नहीं भरा, ये एक दो और जगह को कैप्चर करने लगे और बहुत ही हाईलाइटेड एरिया को कैप्चर कर रहे थे, जिससे कि एकदम से आपका जो है ना इंडिया के एकदम अगल बगल ही हो। सेलोन तो श्रीलंका वाले जो कंट्री है ना उनको पहले सेलोन कहा जाता था। मलक्का स्टेट आप लोग जानते हो, जो सुमात्रा और जावा के बीच में आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे आपका मलक्का है। उसके बाद एक फोर्ट भी बनाया गया, ऐसा ही नहीं है, किला भी बना दिया गया कैलिकट में। उनके बाद जो है कंट्री मैन को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया गया कि वो इंडियन विमेन से शादी करें। तो वो बस रिश्ता इस्टेब्लिश करने लगे थे। वो जान गए थे कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट है, उनका हर एक तरीके से प्रॉफिट होने वाला, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही वो हमारे इंडिया में आए थे। तो सबसे अच्छा
तरीका क्या है कि इंडिया की औरतों से शादी कर लो, ठीक है, शादी कर लो और शादी करके ले जाओ, तो ऑब्वियस है कि वो बार बार जो है इसी बहाने इंडिया आएंगे ही, विजिट करेंगे ही, यानी कि उनकी बीवी को जो है वो मायके आना ही होगा, तो बार बार आएंगे। इस तरीके से क्या हो गया कि इंडिया और पोर्तुगीज़ का जो है यहाँ पर रिलेशन जुटने लगा। तो कितना दिमाग लगा लिया ना, ये सबसे पहले दिमाग इन्हीं के द्वारा लगाया गया था कि इंडियन वेमेन से ही शादी करना स्टार्ट कर दो, इससे बेटर जो है रिलेशन कहीं हो ही नहीं सकता। अल्बुक्विर्के का ये डेड कब कर गए थे, तो 1515 में, और पोर्तुगीज़ को एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर इन इंडिया इसको छोड़ के गए थे। यानी कि उस समय तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय तक आप देखो कि 5 साल तक, यानी कि इनके द्वारा जो कैप्चर किया गया था वो 1510 में किया गया था, और अगला 5 साल में वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है नेवल पावर बना कर गए थे पोर्तुगीज़ को इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे नेवल पावर बना के गए थे इंडिया में कि उसके बाद जो है ना, आप देखिए कि क्या होता है। जो सक्सेसर थे अल्बुक्विर्के के, उनके द्वारा यहाँ पे पोर्तुगीज़ सेटलमेंट जो है दमन में भी इस्टेब्लिश किया गया, सालसेट में भी, बॉम्बे में भी, जो कि वेस्ट कोस्ट में है, और ईस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ है, तो ये है आपका सैम टॉप, जो कि आपका मद्रास के अगल बगल है, हुगली है बंगाल में। तो आप लोग देख सकते हो कि एक तो महान थे यहाँ पे अल्बुक्विर्के, लेकिन अल्बुक्विर्के के आने के बाद जो है, इनके जाने के बाद भी जो यहाँ पे शासक थे वो भी कम नहीं थे, बहुत तेज़ थे। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि हर एक जगह को ये लोग अपना एक एरिया बना लिए थे, जैसे गोवा को अपने अधीन ले लिए, तो और भी जगह जो है ना धीरे धीरे कैप्चर करने लगे, धीरे धीरे कैप्चर करके उनके दिमाग में यही था कि पूरा इंडिया को जो है ना अपने अधीन ले आना है, और उसके बाद तो इनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जगह भी आपको याद रखना है कि वेस्ट कोस्ट में और ईस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ इनके द्वारा जो है कैप्चर किया गया था। पोर्तुगीज़ पावर जो है इंडिया में कब डिक्लाइन हुआ, 16th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगा, और उसके बाद उनकी जितनी भी पोजीशन थी इंडिया में, एक्सेप्ट गोवा, दीव और दमन, नेक्स्ट सेंचुरी तक जो है ना उनको सब छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि इनके बाद जो सक्सेसर थे वो इतना ज़्यादा जगह तो अपने अधीन कर लिए थे, यानी कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में तो बहुत सारी जगहों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इस तरीके से देखिए सदर्न इंडिया है, तो यहाँ पे ये वेस्ट कोस्ट आता है, ये ईस्ट कोस्ट आता है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में ही सबसे पहले जो है पोर्तुगीज़ के द्वारा सी रूट के थ्रू जो है जगह खोजा गया, रास्ता खोजा गया। उसके बाद जो है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में उन्होंने सैलसेट, बॉम्बे, दमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट में किया है तो मद्रास, और यहाँ पे आपका हुगली, तो ये दोनों जगह याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी इसके सक्सेसर आते गए, तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, धीरे धीरे वो यहाँ पे जो है ना उस तरीके का उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, और धीरे धीरे वो छोड़कर जाने भी लगे थे। तो इंडिया में पोर्तुगीज़ पावर जो है ना बहुत कम होने लगा था, और सिर्फ यहाँ पे देखो कि पोर्तुगीज़ के अंदर क्या क्या रीजन रह गया था हमारा, गोवा, दीव और दमन, ठीक है। अब आते हैं डच का। तो डच जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको इस्टेब्लिश किया गया था 1602 में। देखिए ये सारे जो आपका यहाँ पे जो ईयर है ना उसको ज़रूर याद रखिए। जो कंपनी के मर्चेंट थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने अपने सेटलमेंट को कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो डच का भी याद रखना है आप लोग को, उसका पोर्तुगीज़ का याद रखना ही है। अब डच में आइए, डच के द्वारा जो है मसूलीपट्टिनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नागापट्टिनम, चिंसूरा और कसीम बाज़ार, ये सारा एरिया है जो कि डच के द्वारा यहाँ पे सेटलमेंट अपना रखा गया। यानी कि ये इनका ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक कंपनी था जिनको कि धीरे धीरे ये सारे एरिया में वो इस्टेब्लिश करने लगे, और डायरेक्ट जो है ना वो ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि यूरोप से इंडिया और इंडिया से यूरोप जो है ये डायरेक्ट जो है अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश करके, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नागापट्टिनम, चिंसूरा और कसीम बाज़ार। 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि उनके द्वारा पोर्तुगीज़ को भी जीत लिया गया, यानी कि पोर्तुगीज़ का जो जो एरिया था उसको वो जीत लिए थे, और एक डोमिनेंट पावर निकल कर आए थे यूरोपियन ट्रेड का। उसके बाद पुलिकत जो था ना वो डच का मेन सेंटर था, ये भी कई बार पूछा जाता है, और इसको नागापट्टिनम से जो है रिप्लेस किया गया था। पहले नागापट्टिनम इनका मेन सेंटर था, लेकिन बाद में पुलिकट आ गया था। 17th सेंचुरी के मिड में क्या था कि इंग्लिश जो है ना वो इमर्ज होने लगे थे, यानी कि इंग्लिश जो है धीरे धीरे वो बाहर निकल कर आने लगे थे। एंग्लो डच राइवल्री जो है वो यहाँ पे 7 डिकेड्स तक रहा था, जब यहाँ पे डच जो है अपने सेटलमेंट को पूरी तरीके से खो दिए थे। इंग्लिश मीन्स वो ब्रिटिश ही है, तो ब्रिटिश धीरे धीरे वो पावर में आने लगे थे। सबका एक समय होता है ना, जैसे कि अपना टाइम आएगा, आपका भी एक टाइम आएगा, तो हर किसी का एक टाइम आता है। जैसे कि आप देखे थे यो हनी सिंह का एक टाइम था, उसके बाद बादशाह का टाइम आया, अरिजीत सिंह का टाइम आया, तो वैसे ही इन लोग का भी टाइम आता है, ठीक है। सब कोई जो है हमेशा सदाबहार नहीं रह सकता, सब कोई जो है एक बार शासन करके जो ना हमेशा के लिए वो शासक नहीं रह सकता, उसकी पावर किसी ना किसी दिन ख़त्म होगी, उसके ऊपर जो है उसके बाद कोई ना कोई सक्सेसर ज़रूर आएगा। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी चलता आ रहा था। चलिए कुछ मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब डच की जगह देखिए, डच का क्या है, तो मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, साथ ही यहाँ पे कराईकल है,
और ये नागापट्टिनम है, ठीक है। इतनी एरिया आप देखो कि ये डच के अंदर था। यहाँ पे पोर्तुगीज़ के अंदर क्या था, तो कैनोड था, कैलिकट था और कोचीन था। और इनका कितना था, मसूलीपट्टनम था, पुलिकट था, कराईकल था, नागापट्टिनम था। तो डच का मेन सेंटर कौन था, कोचीन था। और उसी के बाद आप देखो कि ये पोर्तुगीज़ का मेन सेंटर कौन था, कोचीन था। डच का मेन सेंटर कौन है, तो ये पुलिकट है, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश के बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसको कि 1600 में इस्टेब्लिश किया गया था। और चार्टर जो था ना वो सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी उनके द्वारा इशू किया गया था। कैप्टन हॉकिंस है जो कि रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए थे 1609 में। और उनको ये परमिशन मिल गया था कि इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर वो सूरत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, गुजरात में। बट बाद में जो है ना ये मुग़ल एम्पायर जो उस टाइम में थे उनके द्वारा ये रिफ्यूज़ कर दिया गया था, क्योंकि पोर्तुगीज़ प्रेशर के कारण। जो पोर्तुगीज़ थे वहाँ पे कुछ कुछ एरिया में तो उनका प्रेशर था कि नहीं, ब्रिटिश को नहीं आने देना है। अगर ब्रिटिश आ जाएंगे, क्योंकि पोर्तुगीज़ को ये पता था कि इंग्लैंड वाले थोड़ा सा जो है ना वो उनकी पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है यूरोप में। तो अगर इंडिया में भी वो आ जाएंगे तो पोर्तुगीज़ कहीं ना कहीं दब जाएगा। वैसे भी पोर्तुगीज़ की पावर अब उतना नहीं रह गई थी पहले जितना था। तो ये और अपने आप को जो है ना पूरी तरीके से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो इसलिए ये नहीं चाह रहे थे। तो ये क्या किए कि इनके द्वारा प्रेशर बनाया गया कि मुग़ल एम्पायर को कि ब्रिटिश को नहीं आने देना है, ठीक है। बाद में 1612 में क्या हुआ कि जहांगीर के द्वारा एक फरमान मीन्स परमिशन लेटर जो है इंग्लिश को दिया गया। और उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग सेंटर जो है ना अपना फैक्ट्री सूरत में लगा सकते हो, जो कि 1613 में लगाने का परमिशन दिया। वो आए कब थे, 1600 में आए थे, लेकिन उनको परमिशन 1600 में जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन चार्टर जो यहाँ पे आपका दिया गया था और जो रॉयल कोर्ट में जो यहाँ पे जहांगीर आए थे वो रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर में जो कैप्टन हॉकिंस आए थे वो 1609 में आए थे। लेकिन इनको परमिशन कब मिला, तो 1613 में मिला, ठीक है, 4 साल के बाद। और बस ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सर थॉमस रॉय है जो कि इंडिया आए थे एज ए एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड के हैं। तो मुगल कोर्ट आए थे 1615 में। उनके द्वारा भी आप देखो कि उनको भी यहाँ पे जहांगीर के द्वारा परमिशन दिया गया कि वो इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर जो है ना फैक्ट्रीज जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ओपन कर सकते हैं। देखिए हमारे जहांगीर के द्वारा इस तरीके का परमिशन क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि जहांगीर को भी ऐसे ही लग रहा था कि चलो ठीक है, पहली बार ऐसा था कि फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया आकर इस्टेब्लिश हो रही है। तो फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया आके इस्टेब्लिश होगी तो और ज़्यादा बेटर होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, इंडिया की जो है इकोनॉमिक पार्ट जो है और ज़्यादा डेवलप होगी। लेकिन हम लोग इतने मासूम थे उस समय कि जहांगीर ये नहीं समझ पाए कि उनका मेन मोटिव क्या था, अपने कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश करने का मतलब मेन मोटिव क्या था। वो हमारे साथ जो है एक प्यारा सा रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं करना चाह रहे थे, वो हमें लूटना चाह रहे थे, हमें दबाना चाह रहे थे। तो ये उनका मेन मोटिव था, लेकिन हम लोग इंडियंस इसको नहीं समझ पाए। इसलिए जहांगीर जो है ना वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के ही पर्से से वो उनको यहाँ पे ऑफर दे रहे थे कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश के द्वारा जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किया गया, अब ये सारी जगहों को ध्यान रखना है। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ब्रॉज है जो कि 1619 तक यहाँ पे किया गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके द्वारा बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय से एक्वायर किया गया जो कि उस समय किंग ऑफ इंग्लैंड थे। 1639 में फ्रांसिस डे जो है उनके द्वारा सिटी ऑफ मद्रास को फाउंड किया गया। ये कई बार पूछा गया है सिटी ऑफ मद्रास को किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो ये फ्रांसिस डे है, जहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है ये आपका बिल्ड किया गया, इसको बनाया गया है। 1619 में एक इंग्लिश फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी इसको सुनौती कहा जाता है। साथ ही साथ बाद में जो है ना यहाँ पे सिटी ऑफ कलकत्ता भी डेवलप हुआ था, जहाँ पे फोर्ट विलियम्स जो है ये बिल्ट हुआ, इसको बनाया गया। कलकत्ता को यहाँ पे कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया गया। फिर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन बन गया था इंग्लिश सेटलमेंट का इंडिया में। तो ये तो हम लोग आगे अब बहुत देर तक पीसी को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पे जो है मेन जगह इन्होंने चूज़ कर लिया था। एक तो बॉम्बे, एक मद्रास और एक कलकत्ता, ये 3 जगह जो है ब्रिटिशर्स अपना चूज़ कर लिए थे और यहीं पे जो है धाक जमा के बैठ गए थे, मतलब खूंटी डाल के बैठ गए थे कि अब यहाँ से तो खिसकना ही नहीं, अब यहीं पर रहना है। तो इस तरीके का काम इनके द्वारा किया गया। तो इंग्लिश कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ब्रॉज, ठीक है। इसी के बाद आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1664 में, वो भी कॉलबर्ट के द्वारा। एक मिनिस्टर थे जो कि लुइस फोर्थ के अंदर थे। फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था वो सूरत में ही किया गया था, वो भी फ्रांसिस कैरोन के द्वारा। तो अगेन ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप जो है ना रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाद में यहाँ पे मराकारा है, एक यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुआ था मसूलीपट्टनम में।
फ्रैंकोइस मार्टिन जो है उनके द्वारा पौंडीचेरी को खोजा गया 1673 में। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और भी फ्रेंच फैक्ट्रीज है इंडिया में जो कि आपको चंद्रनौगौर, माहे, कराईकल ये सारे एरिया में देखने को मिलेगा। फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी थे, जो कि हेड क्वार्टर है फ्रेंच पोजेशन का इंडिया में। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कब आए थे? 1664 में। किसके द्वारा यहाँ पे कंपनी लाया गया? कॉलबर्ट के द्वारा। इनका फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुआ? सूरत में हुआ। कौन किया? तो ये है आपके फ्रैंकिस कैरोन। बाद में माराकारा जो है वो अपने फैक्ट्री को सेटअप किए। कहाँ किए? तो मसूलीपट्टनम। उसके बाद फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे उनके द्वारा पौंडीचेरी खोजा गया। कुछ और फैक्ट्रीज भी, फ्रेंच फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुई? तो चंद्रनागौर, माहे और कराईकल। आइए देख लेते हैं एक बार मैप में। ये है आपका माहे, ये है कराईकल। चंद्रनागौर तो है नहीं, ये मसूलीपट्टनम है। ठीक है, तो ये याद रखना है ये किसके अंदर में है? तो ये आपका जो है यहाँ पे फ्रेंच के अंदर में। फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी खोजा गया था और ये इसी के फर्स्ट गवर्नर भी थे, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं डेन्स यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा भी यहाँ पे ट्रेड सेटलमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। उनकी जो सेटलमेंट थी वो ट्रैंक्वे बार में था और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1620 में। कुछ और भी डैनिश सेटलमेंट इंडिया में था, जो कि आपका यहाँ पे सेरमपौर, जो कि एक बंगाल में एक सिटी है, वहाँ पे किया गया था। सेरमपौर हेडक्वार्टर बनाया गया था डेन्स का, लेकिन वो अपने आप को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए। उनका जो है कार्यकाल ज़्यादा दिन तक चला नहीं। इट मीन्स कि वो आए और यहाँ से खिसक लिए। उनको ज़्यादा जो है यहाँ पे पानी भी नहीं पिलाया गया। पानी पिला दिया गया, वो बहुत ज़्यादा जो है टिक नहीं पाए इंडिया में। ठीक है, तो इनका ज़्यादा यहाँ पे कहीं पे भी आपको इंक्लूजन देखने को नहीं मिलेगा। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच जो है राइवलरी स्टार्ट हो गया 18 सेंचुरी के स्टार्ट में। बिगनिंग में इंग्लिश और जो फ्रेंच थे वो एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे, क्योंकि वो इंडिया में अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहे थे। यानी कि वो इंडिया वालों को भूल गए कि ये देश इंडिया का है। वो यहाँ पे आए थे, कुछ कुछ जगह पे अपनी सेटलमेंट किए, कुछ कुछ जगह पे फैक्ट्री स्टैब्लिश किए और वो सोचने लगे कि उनका पूरा भारत उन्हीं का हो गया और वो यहाँ पे राज करेंगे। तो एक तो इंग्लिश थे, दूसरे फ्रेंच थे, यही दो टिक पाए, बाकी सब आए और गए। उनका जो है यहाँ पे ज़्यादा दिन तक वर्चस्व नहीं रह गया। तो ये दोनों लड़ने लगे कि किनका ज़्यादा पावर है इंडिया में। उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यानी कि कहा जा रहा था कि जैसे पॉलिटिकल मुद्दा आज के डेट में आप नहीं देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे लड़ते हैं, तो दो पॉलिटिकल पार्टी कितना लड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को ही देख लो। तो उसी तरीके से ये भी जो है अपने पॉलिटिकल मुद्दा को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ना स्टार्ट किए और इसी के कारण क्या हुआ कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी हो गया था, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा फेवर करने लगे थे। एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी है इंडिया में वो यहाँ पे कार्नेटिक रीजन और बंगाल में ही ये स्टार्ट हुआ था। तो इसी के बारे में अब आपको देखना है। कार्नेटिक वॉर है, टोटल 3 वॉर है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से सुनिए। मुगल एम्पायर का जो पतन हुआ था ना, उसके बाद डेक्कन का आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस हो गया था। यानी कि निज़ामुल मुल्क जो थे उनके अंडर में डेक्कन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। कार्नेटिक रीजन जो है वो निज़ाम डोमिनियन का एक पार्ट था और जो कार्नेटिक रूलर थे ना उनके द्वारा निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया। 1714 में एक ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, वो भी यूरोप में, और उस वॉर में इंग्लैंड और फ्रेंच जो थे वो अपोजिट कैंप्स में थे और ये एक साथ जो है इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। फ्रेंच गवर्नर जो पौंडीचेरी के थे और डुप्लेक्स जो थे वो ओपन अटैक कर दिए थे इंग्लिश में 1746 में। तो फ्रेंच के गवर्नर कौन थे? तो अभी हमने देखा, एक सेकेंड, तो कौन थे? फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन जो है फर्स्ट गवर्नर थे पौंडीचेरी के। तो इस समय अगर आप देखोगे फ्रेंच गवर्नर ही कहा जा रहा है, तो इनका यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वो आपके मार्टिन थे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर उस समय कौन थे? तो डुप्लेक्स थे। डुप्लेक्स के द्वारा इंग्लिश में यानी कि ब्रिटिश के ऊपर जो है ये अटैक कर दिया गया 1746 में और इसी के साथ फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है ये स्टार्ट हो गया। तो कब तक रहा? 2 साल तक रहा, यानी कि 1746 से 1748 तक रहा। ठीक है, अब ये याद रखना है कि कार्नेटिक वॉर फर्स्ट कब हुआ, तो ये आपको कार्यकाल याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ। तो फ्रेंच के गवर्नर जो डुप्लेक्स थे और ये इंग्लिश के ऊपर जो है अटैक कर दिया, यानी कि फ्रेंच के द्वारा इंग्लिश में अटैक किया गया। इंग्लिश जो है ना वो यहाँ पे नवाब ऑफ जो कार्नेटिक थे यानी कि अनवर उद्दीन, इससे ये मदद मांग रहे थे, बट फ्रेंच जो है एक ट्रीटी के साथ इसको ख़त्म कर दिए और यहाँ पे इंग्लिश जो है वो पूरी तरीके से, इंग्लिश आर्मी जो है वो यहाँ पे क्रस्ट हो गए थे और एक डिफीट देखने को मिला फ्रेंच के ऊपर, वो भी बैटल ऑफ अद्यार।
तो कहने का क्या मतलब है कि ये बैटल ऑफ अद्यार हुआ था, और अद्यार कहाँ है, तो मद्रास के बगल में। और ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंच की जीत हुई थी, क्योंकि इंग्लिश आर्मी जो है ना एक बुरी तरीके से हार गए थे। इसी टाइम में एक ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल ये आपका कंक्लूड हुआ था 1748 से, जिसमें कि जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर है ये यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, और इसी के साथ फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है ना ये ख़त्म हो गया। तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन जो था ना, यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर था ये बहुत ही लंबे साल से चल रहा था। यानी कि आप देखो कि 1740 से लेकर ये 48 तक चला, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ ये तो बीच ही में स्टार्ट हो गया, यानी कि 46 से स्टार्ट हो गया, 48 तक चला। किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये 44 से 48 तक बताया जाता है, बट ठीक है, लमसम आप 2-4 साल यहाँ पे समझ सकते हो। तो इसमें आपका 2 साल बताया गया, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये हुआ, यानी कि कार्नेटिक वॉर के पीछे रीज़न क्या था कि पावर लेना है। इंडिया में किसका पावर ज़्यादा होगा, क्या फ्रेंच का होगा चाहे वो ब्रिटिश का होगा, तो किसका ज़्यादा होगा, ये दोनों जो है आपस में भिड़ गए। अब भिड़ गए तो यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर जो डुप्लेक्स थे उनके द्वारा अटैक कर दिया गया इंग्लिश में, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है स्टार्ट हो गया। और फिर ये आपका क्या इसको कहते हैं, तो बैटल ऑफ अद्यार, और अद्यार कहाँ है, तो ये मद्रास में है। और इसी के साथ आपका ये एंड हुआ, यानी कि जो ये आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, इसमें आपका जो ऑस्ट्रेलियन वॉर सक्सेशन वॉर था ये तो खत्म हुआ, इसी के साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी एंड हो गया। बट यहाँ पे आपका बात खत्म नहीं हुआ था, फ्रेंच जो है ये वॉर तो जीत गए थे, कार्नेटिक वॉर जीत गए थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि वो इंडिया में अपना पावर स्थापित करेंगे। तो वो फिर से पूरी तरीके से वो ब्रिटिशर को हटाना चाह रहे थे, वो पूरी तरीके से इंग्लिश को जो है ना ख़त्म करना चाह रहे थे इंडिया से। तो वो फिर दोबारा ये आपका कंटिन्यू रहा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट साइड लेने में इंटरनल पॉलिटिक्स में वो यहाँ पे कंटिन्यू रहा। इसी के कारण फिर दूसरी बार यहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ, और दूसरी बार कब हुआ, तो 1949 से 54, ये थोड़ा लंबा खिंचाया, ठीक है। डुप्लेक्स जो थे ना वो यहाँ पे मुजफ्फर जंग का जो कारण था उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनना चाह रहे थे। यानी कि डुप्लेक्स का मेन एम क्या था ना कि वो इंडिया में पूरा कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनना चाह रहे थे, और जनता साहिब को भी वो सपोर्ट कर रहे थे, जो कि थ्रोन ऑफ एक्रोट के ये एस्पिरेंट भी थे। ये जो ट्रूप्स थे, यानी कि 3 डिफेटेड अनवर उद्दीन जो थे, 3 बार ये हारे हैं, वो यहाँ पे ब्रिटिश के साथ थे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, और उनको फिर यहाँ पे मार दिया गया, यानी कि बैटल ऑफ अम्बुर में, जो कि 1749 में हुआ था अंडर सेकेंड कार्नेटिक वॉर में। इनके जीत के बाद क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग जो थे वो निज़ाम बन गए थे, और चंदा साहिब जो थे वो निज़ाम ऑफ नवाब ऑफ आरकोट बन गए थे। मोहम्मद अली जो कि अनवर उद्दीन के बेटे थे वो यहाँ पे तिरुचिपल्ली जो है उसको छोड़ के वो निकल गए थे। इंग्लिश के द्वारा यहाँ पे कुछ ट्रूप्स भी सेंड किया गया, यानी कि भेजा गया था उनको सपोर्ट करने के लिए। और इसी टाइम में ब्रिटिश कमांडर जो थे रॉबर्ट क्लाइव, वो यहाँ पे आरकोट को कैप्चर कर लिए थे। फिर यहाँ पे बहुत बार जो है उनके द्वारा हार हुआ। फिर चंदा साहिब जो है उसको भी कैप्चर कर लिया गया, और उनका सर कलम कर दिया गया तंजौर में। उसी के साथ डुप्लेक्स जो थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया। फ्रेंच गवर्नर कौन हो गए, तो गोदेहू हो गए थे। और फिर वॉर यहाँ पे ख़त्म हुआ किसके साथ, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ, जो कि 1754 में हुआ। तो ये जो वॉर आपका एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ, जो कि 1754 में ये हुआ, ठीक है। एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी कहने का मतलब क्या होता है, ट्रीटी होता है कि जैसे यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में यहाँ पे लड़ रहे थे, तो इनके बीच में संधि हो जाता है, यानी कि कौन जीता कौन हारा वो एक आपका जो है एक पेपर में उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ इस वॉर में, इस युद्ध में इस पार्टी के द्वारा यहाँ पे इस पार्टी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और आफ्टर ऑल जो है कितने नुकसान हुए, किस पार्टी के किस लोगों को मारा गया, और कैसे कैसे लोगों को मारा गया, और साथ ही साथ जो है कौन यहाँ पे इस युद्ध में जीता। तो ये सारी बातें जो है और भी बातें यहाँ पे ट्रीटी में आपका होता है। तो जब वॉर एंड हो जाता है तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है, जिसमें कि सारी चीज़ों को जो है ना कंक्लूड करके एक प्रूफ के जैसा लिखा जाता है। तो ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है। इससे पहले क्या था, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। तो सेकेंड जो कार्नेटिक वॉर हुआ इसमें आप लोग देख सकते हो कि ब्रिटिश की ही जीत हुई, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच की तो हार लग रहा है, क्योंकि डुप्लेक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया गया, चंदा साहिब जो था उसको कैप्चर कर लिया गया, फिर उसको मार भी दिया गया। तो इस तरीके से फ्रेंच का जो है ना हालत ख़राब हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश अपने एकदम फॉर्म में आ गया, और फिर वो अपनी जो है ना पावर को यहाँ पे दिखा दिया। इसी के बाद देखो कि 7 ईयर्स के बाद जो है
फिर 7 ईयर्स का छोटा मोटा जो है वो वॉर चलते रहा, यानी कि यहाँ पे अभी भी, क्योंकि दो हुआ ना, एक में तो फ्रेंच जीता, एक में ब्रिटिश जीता, तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि इंडिया में कौन अपना जो है शासन स्थापित करेगा, कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल रहेगा और कौन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में रखेगा इंडिया को। तो अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा था। तो छोटा मोटा जो है ना, जैसे नहीं देखते हो कभी गुस्सा आ जाता है तो दो पार्टी आपस में झड़प लेते हैं, थोड़ा मारपीट हो जाता है, तो ये चीज़ें हो रही थी। 7 ईयर्स जो है लॉन्ग ये चलता रहा, यानी कि 1756 से 63 जो है ये आपका चलता रहा यूरोप में। इससे क्या हुआ ना कि एक थर्ड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे निकल कर आया, यानी कि 1758 से लेकर 63 में इसको थर्ड कार्नेटिक वॉर कह दिया गया। और यहाँ पे आप देखो कि कॉट डी लैली ये जो थे कमांडर थे, यानी कि फ्रेंच ट्रूप्स के ये कमांडर थे। ब्रिटिश जनरल के यहाँ पे सर अय्यर कोटे थे, जिनको यहाँ पे वॉन्टी वॉश में हरा दिया गया था 1760 में। इन द नेक्स्ट वॉर पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा। और 7 ईयर का जो वॉर था ये यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन करके ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। लास्टली आप लोग देखो कि थर्ड जो जीतेगा वो यहाँ पे वाजिब से बात है कि 3 मैच जो होते हैं, 3 मैच में से 2 मैच अगर ड्रॉ हो गया, थर्ड जो जीतता है वही ट्रॉफी लेकर जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कार्नेटिक वॉर में हुआ कि फर्स्ट में फ्रेंच जीते, सेकेंड में ब्रिटिश जीते और थर्ड में फिर ब्रिटिश जीत गए। तो इट मीन्स कि अब ब्रिटिश का ही बोलबाला चलेगा, ब्रिटिश जो है इंडिया में शासन करेंगे। तो वही चीज़ हो गया। और थर्ड में जो साइन हुआ है, इस इंड वॉर को इंड करते हुए, कंक्लूड करते हुए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। तो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फ्रेंच जो है वो चले गए। फ्रेंच यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अपना कर रहे थे, यानी कि उनको इतना भी कह दिया गया कि ठीक है पूरी तरीके से अपना सामान बटोरो, लेकिन धीरे धीरे बटोरेंगे ना, एक ही साथ कैसे निकल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इनका वर्चस्व था पौंडीचेरी में, कराईकल में, माहे में, यमन में, ठीक है। और एंग्लो फ्रेंच जो राइवल्री है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि कम हो गया, मीन्स क्लोज हो गया ब्रिटिश सक्सेस के साथ और फ्रेंच फेल्योर के साथ। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे फ्रेंच फेल्योर क्यों हो गया। पहले युद्ध में आप देखो कि बहुत अच्छे से लड़ाई किया गया, पहले युद्ध में इतना तो कमज़ोर नहीं था जितना अभी तक आप पढ़े हो और जितना हम लोग ने देखा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक तरीके का, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग देखोगे कि काफ़ी ताकतवर होता है। तो फ्रेंच इतने आसानी से कैसे हार गया, यानी कि पहले युद्ध में अगर जीत गया तो सेकंड में हार गया, थर्ड में भी हार गया, तो ये एक पचाने वाली बात नहीं हो रही थी। तो कारण समझिएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा कि हाँ कैसे ये हार गया। सबसे पहले जो यहाँ पे कमर्शियल और जो नेवल सुपीरियरिटी है वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा था, यानी कि जो नेवल सुपीरियरिटी है, जितने भी आर्मीज़ वगैरह थे ना ब्रिटिश के पास, वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लेवल के थे, यानी कि अप टू द मार्क थे। और सपोर्ट भी यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट का कम देखने को मिला, यानी कि जो डुप्लेक्स थे वो सपोर्ट तो करते ही थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते थे जितना ब्रिटिश के गवर्नमेंट करते थे। फ्रेंच जो है वो सिर्फ यहाँ पे डेक्कन को ही सपोर्ट करते थे, बट इंग्लिश का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था बंगाल में। साथ ही इंग्लिश में अगर आप देखो तो 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, लेकिन फ्रेंच के पास जो था सिर्फ पौंडीचेरी था। तो एरिया वाइज भी आप देखोगे तो फ्रेंच के पास कम ही लोग थे और कम ही एरिया था, इंग्लिश के पास ज़्यादा एरिया था। डिफरेंस था ओपिनियन में, यानी कि फ्रेंच के जितने भी जनरल्स थे ना वो आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में ही अपने ओपिनियन को लेकर जो है ना उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता था, खटपट रहता था। तो अब आपस में ही कोई पार्टी अगर लड़ना स्टार्ट करेगा तो वो कितने लंबे समय तक टिकेगा, है कि नहीं। वैसे ही आप देखते हो कि 2 फैमिली है, एक फैमिली में बहुत ज़्यादा बनती है, लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वही दूसरी फैमिली है जहाँ पे 5 मेंबर है लेकिन एक दूसरे का कोई भी बात को जो है ना कोई मानते नहीं है, सब एक दूसरे के बात को काटते हैं। तो ऑब्वियस है कल को जाकर वो फैमिली जो है ना ब्रेक हो ही जाएगी। लेकिन वो एक फैमिली जो कि सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सबके बात को वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो फैमिली लंबे समय तक टिकेगी। तो फ्रेंच में यही बात थी कि फ्रेंच जनरल्स जो है वो अपने आप में ही यहाँ पे लड़ते थे, उनका ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट था। और इंग्लैंड की विक्ट्री यूरोप में जो यूरोपियन जो वॉर था ना वो यहाँ पे डिसाइड किया था फ्रेंच की डेस्टिनी। तो चलिए ये तो कुछ खास बात नहीं है। सबसे पहला कि आर्मी बहुत सुपीरियर था, यानी कि इंग्लिश का। साथ ही यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटिश लोग अपने वॉर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। साथ ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था, बंगाल में जो है ब्रिटिश का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था। और एरिया वाइज भी आप देखोगे तो ब्रिटिश के पास ज़्यादा था एज़ कम्पेरिजन टू फ्रेंच। और साथ ही साथ जो ओपिनियन है, यानी कि एक यूनिटी जो था वो फ्रेंच में ब्रिटिश में ज़्यादा था एज़ कम्पेरिजन टू फ्रेंच, ठीक है। तो यही कारण था कि फ्रेंच जो है ना आपस में जो सेकंड जो कार्नेटिक वॉर हुआ, थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ, वो यहाँ पे हार गए। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कार्नेटिक वॉर को। सबसे पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ था
उसका टाइमलाइन आप देख लो। 1746 से लेकर 48 फ्रेंच और साथ ही साथ ब्रिटिश के बीच में था। ये जो वॉर एंड हुआ ये ट्रीटी ऑफ यहाँ पे एक्सला चैपल के साथ यहाँ पे एंड हुआ। और साथ ही साथ जो है सेकंड कार्नेटिक वॉर का टाइम कितना है, तो 1746 से 49 से यहाँ पे 54 है। ये आपका जो एंड हुआ ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ एंड हुआ। उसके बाद थर्ड जो था वो यहाँ पे 1758 से 63 तक है। ये यहाँ पे एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश पावर का बंगाल में। तो नेक्स्ट नहीं देखेंगे, इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। सबसे पहले अभी स्टार्टिंग ही है, जब हम लोग 12th क्लास की जब बुक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो उसमें आप लोग को उसमें पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि एकदम अपडेटेड वर्जन है और बहुत ही कलरफुल बुक है। ये ब्लैक एंड वाइट टाइप का नहीं है, तो वो बुक को आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। उसमें बहुत ही अपडेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगा कि पहले का जो वर्जन था यहाँ पे तमिलनाडु का, उससे बहुत अप टू द मार्क करके जो है ना यहाँ पे अपडेट करके न्यू बुक जो लाया गया ना, बहुत ही मतलब कि फैंटास्टिक है और बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना इंटरेस्टिंग बुक लगेगा। चलिए देख लेते हैं कि इसके बाद जो है धीरे धीरे ब्रिटिश पावर इंग्लैंड सबसे पहले बंगाल में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि बंगाल में ही उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। तो बंगाल क्यों, क्योंकि बंगाल एक वन ऑफ द फर्टाइल और वेल्दी रीजन था। बंगाल बहुत बड़ा था उस समय। आज के डेट में जो बंगाल देखने को मिलता है उसके अंदर बिहार भी था, उड़ीसा भी था, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था क्योंकि गंगा रिवर था। तो बहुत ही अच्छा खासा जो है एरिया माना जाता था। तो यहाँ पे ब्रिटिश का जो है कब्जा था। उस समय आप देखोगे कि नवाब ऑफ बंगाल जो कि सिराजुद्दौला थे और ब्रिटिश जो इंग्लिश जो थे वो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और कब हुआ, तो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ट्रूप्स के कमांडर थे उनके द्वारा यहाँ पे विक्टोरियस इमर्ज हुए, वो जीत गए यहाँ पे और जो नवाब की आर्मी थे उनको हरा दिए। इसके बाद तो इनकी पावर और ज़्यादा डबल हो गई। 1674 में इंग्लिश जो थे ना वो एक बार फिर यहाँ पे हरा दिए। जो कंबाइंड फोर्स ऑफ नवाब ऑफ औध थे और साथ ही मुगल एम्पायर थे, नवाब ऑफ बंगाल थे, वो भी बैटल ऑफ बक्सर में। तो फिर ब्रिटिश के द्वारा जो है बैक टू बैक जितना भी वॉर था वो जीत लिया गया और यहाँ पे बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनको हरा दिए। ब्रिटिश मिलिट्री जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर थी, इस तरीके से इस्टेब्लिश हो गई। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका लाइन है, याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल कई बार पूछा जाता है कि 1764 में किसको बनाया गया था, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। उसी साल जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को यहाँ पे कंक्लूड किया गया, जिसमें कि जो मुगल एम्पायर थे ना उनको यहाँ पे दीवानी राइट्स दिया गया। यानी कि दीवानी राइट्स जो थे वो इंग्लिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश पावर है वो इंडिया में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि दीवानी राइट से एक तरीके का राइट है कि अब आप यहाँ पे इंडिया में रह सकते हो और अपनी जो कंपनी है उसको रन करा सकते हो। तो इस तरीके का अगर राइट मुगल एम्पायर के द्वारा दे दिया गया, इट मीन्स कि यहाँ पे रहने का जो है लाइसेंस दे दिया गया। तो ये बातें हुई। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ब्रिटिश हमारे यहाँ जो है शासन कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम आई, किससे कौन कौन से यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, हर एक चीज़, हर एक गवर्नर जनरल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये पूछा जाता है कि किस ये घटना जो है ये इंसिडेंस किस गवर्नर जनरल के अंदर हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरीके से हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा बुक भी ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले ग्रोथ और डिक्लाइन देखे पोर्तुगीज़ पावर का। उसके बाद डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डैनिश सेटलमेंट देखे, साथ ही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और 3 कार्नेटिक वॉर देखे, ग्रोथ देखे ब्रिटिश पावर का। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट, पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया, तो कौन है ये बताइएगा। मैं आपको एकदम फोकस कर करके पढ़ा रही थी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ ये आपको बताना है। कुछ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से इसको भी देख लीजिए। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो रॉयल कोर्ट, किसके रॉयल कोर्ट में आए थे। और सेरमपुर जो है ये कहाँ का सेटलमेंट है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो यहाँ पे कौन सा कार्नेटिक वॉर एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। साथ ही यहाँ पे कुछ आपका मैच द फॉलोइंग्स है, ज़रूर इसको बनाइए और जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग पूरे लेसन को समझे हो, अच्छे से ध्यान से सुने हो, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दोगे क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते, मिलते हैं हम लोग आराम से कल से। और कल हम लोग 12th क्लास की जो यहाँ पे बुक है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है, फ्रीली एकदम एंजॉय कीजिए। कल देखिए लेसन आती है कि नहीं, मैं भी बहुत थोड़ा बिजी हूँ। फेस्टिव टाइम्स में बिज़ी हो ही जाती हूँ, घर पे रहती हूँ तो बहुत सारे काम हो जाते। तो देखते हैं कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर परसों लेसन लेकर आ पाऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।